हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6। क्लास 6 के चैप्टर 6 एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के डिस्कशन में हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट क्या होता है, आवास क्या होता है। ठीक है, वेट अ सेकंड। एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन अनुकूलन क्या होता है? फिर हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म का एडॉप्टेशन प्रोसेस देखेंगे। वो टेरेस्ट्रियल में कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, एक्वेटिक में कैसे एडॉप्ट करते हैं, एंड सो ऑन। तो पढ़ते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आज का टॉपिक जो है ना वो इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक क्या है? हैबिटेट, हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, आवास एवं अनुकूलन। ठीक है, सी हैबिटेट क्या होता है? जिस एरिया में जहां हम रहते हैं वो होता है हैबिटेट। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन द सी, समुद्र में अगर हम देखते हैं तो जो प्लांट्स एंड एनिमल है वो क्या होते हैं? पेड़ पौधे और वहां के जो जीव जंतु होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द सलाइन वाटर। वाटर वहां का क्या होता है? सलाइन होता है, लवणीय जल होता है ना, खारा पानी होता है। और वहां पे जो पौधे और जीव जंतु होते हैं वो किस हवा का यूज करते हैं? उस हवा का जो वाटर में डिजॉल्व होती है। अगर हम डिजर्ट की बात करते हैं तो डिजर्ट में बहुत लेस वाटर अवेलेबल होता है। और डिजर्ट के क्या फीचर्स होते हैं कि डिजर्ट में दिन में बहुत गर्मी होती है एंड रात में बहुत सर्दी होती है। तो एनिमल्स जो वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो मरुस्थलीय एरिया में, डिजर्ट एरिया में कैसे रहते हैं? वो डिजर्ट एरिया में रहते हैं और आसपास की सराउंडिंग से एयर ब्रीथ करते हैं, वहां से वो श्वसन करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, दो परिवेशों की हम बात कर रहे हैं, सी एंड डिजर्ट, समुद्र की और रेगिस्तान की। ये दोनों क्या है? समुद्र और मरुस्थल जो है, हमने इनके फीचर्स देखे कि ये एक दूसरे से भिन्न है, अलग है एक दूसरे से। तो फिर हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल पाएंगे, है ना? अगर ये एक दूसरे से अलग है तो इनका एडॉप्टेशन भी वहां पे अलग होगा, जो यहाँ पे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाएंगे। ठीक है, देखो सिंपल से कहने का ये मतलब है कि डिजर्ट में हम देखते हैं दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडी होती है। बट अगर हम जो है और अलग समुद्री एरिया देखते हैं तो वहां का टेम्परेचर अलग होता है, प्रेशर अलग होता है। तो यहाँ पे अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, यहाँ पे अलग प्रकार के होते हैं। कैसे वो सरवाइव करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कैमल। अब हम बात करते हैं ऊंट की। हम दो प्रकार के एनिमल्स देखेंगे, एक देखेंगे हम कैमल और एक देखेंगे हम फिश। देखो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे अगर आपको लंबे समय तक यू डोंट नो हाउ टू स्विम और आपको लंबे समय तक ओशियन में छोड़ दिया जाए, समुद्र में, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं। देखो जो लोग बाकायदा इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा के जाते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आपको ऐसे छोड़ दिया जाए तो आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। या आपको मरुस्थलीय एरिया में बहुत देरी तक जहां धूप होती है वहां छोड़ दिया जाए, क्या अगर आपकी बॉडी एडॉप्टेड है तब आप कर पाओगे, है ना? तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, आखिर अगर वहां पे जो जीव जंतु परमानेंट पाए जाते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर कोई ऐसा फीचर है जो हेल्प कर रहा है उनको वहां सरवाइव करने में, उनको वहां सरवाइव करने में कोई भी फीचर उनकी बॉडी में ऐसा है फीचर। तो जैसे केमल, ऊंट जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है ऊंट। तो ऊंट का बॉडी स्ट्रक्चर सी मैंने यहाँ ऊंट दिखाया है, कैसे लगता है? आपने कभी सोचा है ऊंट के पैर लंबे क्यों होते हैं? देखो इतने लंबे लंबे पैर हैं। अभी मैंने बताया कि डिजर्ट में क्या होता है, जो रेगिस्तान मरुस्थलीय एरिया होता है वहां दिन में बहुत गर्मी होती है ना, हीट होता है बहुत ज्यादा। लेकिन ऊंट का जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है वो उसको हेल्प करता है कि वो मरुस्थलीय एरिया में रह सके। कैसे?
दे हैव लॉन्ग लेग्स, उनके पैर लंबे होते हैं। तो लंबे पैर क्या करते हैं कि उनकी बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि वो सैंड की हीट से दूर रहें। अगर लंबे पैर होंगे तो उनको गर्मी कम लगेगी, उनके शरीर को गर्मी कम लगेगी, ऊंचाई पे वो रहेंगे। नेक्स्ट, चूंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है तो आखिर इनके पास ऐसी कौन सी चीज होती है कि ये अपने सिस्टम में पानी रख सके अपने शरीर में। तो देखो, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरिन का जो उत्सर्जन है इनकी बॉडी में बहुत कम होता है। यूरिन यू नो ना। और उनका डंग क्या होता है, सूखा हुआ होता है, और वो दे डोंट स्वेट, और वो पसीना नहीं बहाते हैं। इस तरीके से वो अपनी बॉडी में मॉइस्चर को कंटेन करते हैं। सिंस केमल्स लॉज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, अगर देखो वो उत्सर्जन कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन का, डंग उनका ड्राई है, पसीना वो करते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर से बहुत कम वाटर वेस्ट कर रहे हैं। एंड इस प्रकार से वो बिना पानी के बहुत दिन रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी में कंटेन कर लिया है पानी को। ठीक है, तो ये इनके स्पेशल फीचर हो गए जो उनको हेल्प कर रहे हैं कि हाउ टू लिव इन डिजर्ट कंडीशन। ठीक, कैसे हम रहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये चीज हेल्प की। ठीक है, नाउ वी विल सी फिश, मछली। अगर आप नदी के आसपास एरिया में जाओ तो देखो, जैसे ही मछली को हम पानी से निकालते हैं, मछली क्या होती है, पानी से अगर हम मछली को निकालेंगे देन वो सरवाइव नहीं कर पाती है, बाहर आते ही उसकी पोजीशन हो जाती है डाई, मर जाती है। इसका मतलब ये है कि जो पानी है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है सरवाइव करने के लिए। तो मछली आखिर पानी में कैसे रहती है? देखो, मैंने एनसीईआरटी से जो भी डायग्राम लिए हैं, कुछ डायग्राम अपने से लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी मछलियां आपको दिख रही हैं एक्वेरियम में, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मछली का आकार यहाँ पे क्या है, स्ट्रीमलाइंड है, धारा रेखीय। धारा रेखीय आकार कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड, एक ही रेखा में स्ट्रीमलाइंड। तो जो भी आकार धारा रेखीय होते हैं, यही आकार मछली का हेल्प करता है कि वो पानी में तैर सके। अब आप मछलियों में एक चीज कॉमन देखोगे कि सबका आकार क्या है, सेम है, धारा रेखीय। धारा रेखी मतलब ये आकार है ना, मछलियों का आकार धारा रेखीय है। एंड दे हैव स्लिपरी स्केल, उनके चिकने सल्क होते हैं। चिकने सल्क का मतलब ये, दिस वन। ठीक है, उनकी बॉडीज में क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल होते हैं। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, ये फिश की हेल्प करते हैं ताकि वो पानी में इजिली घूम सके, आराम से मूवमेंट कर सके पानी में। तो स्लिप मतलब देखो, मछली में, फिश में जो भी फीचर्स हैं वो ऐसे ही नहीं है कि आ गए हैं, दे आर देयर कि वो अडॉप्ट कर सके उस कंडीशन में। जैसे हमने केमल में पढ़ा कि केमल के बारे में कि उसके में जो फीचर्स हैं वो उसको डिजर्ट कंडीशन में रहने के लिए हेल्पफुल है, इसी तरीके से मछली के लिए है। अब हम देखेंगे कि दे हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स। मछली के क्या होते हैं, पंख एवं पूंछ होते हैं। क्यों? अब मछली पानी में तैर रही है तो उसको किसी चीज की जरूरत है कि ताकि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सके और अब बॉडी में जो है बैलेंस करके तैर सके, इसलिए उसके पास पंख एवं पूंछ होते हैं जो उसको डायरेक्शन हेल्प करने में मदद करते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अब देखो, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, लेकिन मछली ऑक्सीजन का यूज कहाँ से कर रही है, जो डिजॉल्व्ड, जो घुला हुआ है पानी ऑक्सीजन में, उससे। लेकिन किस चीज से ये श्वसन की प्रक्रिया करती है, गलफड़ों के माध्यम से। ठीक है, गिल्स के माध्यम से। हमने ये देखा कि फीचर्स ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड द वाटर। कि फिश का जो फीचर है, अभी मैंने बताया कि जो उसके पास फिन्स होते हैं, टेल्स होते हैं, जो उसका धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन शेप होता है, वो उसको हेल्प करता है इन द वाटर में रहने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए। उसी प्रकार से फीचर ऑफ कैमल, जो केमल का फीचर है कि उसके लंबे पैर हैं, है ना, एक्सक्रीशन कम कर रहा है, ड्राई डंग है और पसीना नहीं बहा रहा है, ये इसको हेल्प कर रहा है कि ये डिजर्ट में रह सके। ठीक, सो
द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट, यही जो स्पेसिफिक फीचर या सर्टेन हैबिट है जो अभी हमने पढ़ा ऊंट के बारे में और मछली के बारे में, विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म को इनेबल करते हैं कि वो इस चीज के योग्य हो जाए टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस, ताकि वो एक प्लेस पे रह सके, इज एडॉप्टेशन। इसका ये मतलब है कि हमने जो भी फीचर पढ़ा फिश और कैमल में, उनके पास हमने देखा ना कि क्या क्या चीजें होती हैं जो उनको योग्य बना रही हैं कि वो जिस एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं वहां रह सके। तो यही जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट है जो इनेबल कर रहा है ऑर्गेनिज्म को कि किसी प्लेस में वो नेचुरली रह सके, ये क्या कहता है? एडॉप्टेशन। ये एडॉप्टेशन कहलाता है। फिर एडॉप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ये क्या कह रहा है कि देखो डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लेकिन प्लेस के हिसाब से उनका एडॉप्टेशन डिफरेंट होगा। क्यों? फिश जो है, फिश का एडॉप्टेशन वाटर में है, कैमल का एडॉप्टेशन कहाँ है? डिजर्ट में है, इसलिए फिश वाटर के बाहर नहीं रह सकती और कैमल समुद्र में नहीं रह सकता, राइट। तो उन्होंने क्या किया है? एडॉप्ट कर लिया है डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को। हैबिटेट क्या होता है? आवास। आवास का मतलब कि जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आवास का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, होम। तो हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड करता है? फूड, खाना, पानी, हवा, शेल्टर, रहने का स्थान और अदर नीड टू एन ऑर्गेनिज्म। फिर हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात करेंगे। देखो हैबिटेट कितने प्रकार के होंगे। अगर आप सोचो कि इस मतलब हम जहां रह रहे हैं वो कितने प्रकार का हो सकता है, या तो हम थल पे रह सकते हैं या हम जल में रह सकते हैं। तो इसका मतलब हैबिटेट जो है प्लांट्स, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं वो लैंड में जो रहते हैं, उन्हें अगर पेड़ पौधे और जीव जंतु लैंड पे मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु लैंड पे रहते हैं तो उस हैबिटेट को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। स्थलीय आवास, तो स्थलीय आवास में कौन कौन से आएंगे? फॉरेस्ट, वन, ग्रासलैंड, घास के मैदान, डिजर्ट, मरुस्थल, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। और अगर हम देखेंगे अगर प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वाटर में रह रहे हैं तो उस हैबिटेट को हम क्या कहेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। जैसे हम एक्वेटिक इकोलॉजी, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ते हैं। एक्वेटिक मतलब कहीं भी एक्वेटिक लिखा है इसका मतलब होता है पानी, इसीलिए वो पानी वाली जो बॉटल आती है ना, एक्वाफेना, एक्वेरियम, है ना। एक्वा कहीं भी लिखा है इट मीन्स वाटर। थोड़ा थोड़ा आप लोग ये सब भी पढ़ लिया करो। तो एक्वेटिक में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है? झील हो गई, रिवर्स नदी हो गई, ओशियन समुद्र हो गए, एंड दे आर आर एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, जलीय आवास के एग्जांपल है। फर्दर मूविंग, सो हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, जैसे कि वन की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ग्रास लैंड, घास के मैदान की बात कर रहे हैं, डिजर्ट, मरुस्थल की बात कर रहे हैं, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन इनमें भी बहुत वेरिएशन होगा। क्यों? फॉरेस्ट की इकोलॉजी में वेरिएशन होगा, ग्रासलैंड की इकोलॉजी में वेरिएशन होगा, डिजर्ट में आप देख रहे हो दूसरे प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जा रहे हैं। लेकिन अब फॉरेस्ट में, वन में रहोगे जहाँ पानी भी है, अच्छी हवा भी है, उतना धूप नहीं है जितना डिजर्ट में है, तो वहां पे अलग तरीके के प्लांट एंड एनिमल पाए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन है, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एनवायरमेंट लेक्चर, बट बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? जैव घटक, अबायोटिक अजैव घटक, है ना। जिसमें जान है वो जैव हो गया, एंड जिसके अंदर जान नहीं है सजैव अजैव हो गया। तो सी, ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल जो हैबिटेट में रहते हैं वो उसके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जिनके अंदर क्या है? नॉन लिविंग है, जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे रॉक्स, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गई, हवा हो गया, एंड पानी, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो देखो इसमें एक लाइन आपको ये रट लेनी है कि एडॉप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द शॉर्ट टाइम। क्यों? देखो एडॉप्टेशन का क्या मतलब हो रहा है कि अगर हम किसी, एडॉप्टेशन का मतलब आपको समझ में आ गया ना, इसका मतलब हम किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, वहां पे जो है अगर टेम्परेचर वहां का बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, एयर बदल रहा है, वाटर
की क्वांटिटी बदल रही है, ये सब होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो क्या हम तुरंत इस एरिया में सरवाइव कर लेंगे? नहीं। एक लंबे समय तक अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, प्रेशर में होगा, एयर में होगा, वाटर में होगा, वो एक कॉन्स्टेंसी में आएंगे, तभी हम इस इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। इसीलिए एडॉप्टेशन शॉर्ट टाइम में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्ट टाइम की हम बात करेंगे तो जो अबायोटिक फैक्टर हैं दे चेंज वेरी स्लोली। इसका मतलब एडॉप्टेशन के लिए लार्ज टाइम का होना जरूरी है ना। कि जैसे अगर हम मान लो कोई गोरखपुर से है, देवरिया से है, कहीं से भी, अगर वो दिल्ली आया पढ़ने के लिए, तो क्या हम 1 महीने में रहना सीख जाते हैं दिल्ली में? नहीं, कभी कभी हमको 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। इसका मतलब एडॉप्टेशन में समय तो लगता है हमें। और अगर जो लोग दिल्ली को नहीं समझ पाते हैं वो क्या, घर भाग जाते हैं, है ना, पढ़ाई छोड़ के कि घर इज गुड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस एडॉप्टेशन को एडॉप्ट नहीं कर पाते, जो एडॉप्ट ही नहीं कर पाते हैं एनवायरनमेंट को, वो मर जाते हैं। एंड केवल जो एडॉप्टेड, जो जिन्होंने दिल्ली का एनवायरनमेंट समझ लिया, केवल वही सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म है इसी प्रकार से वो डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स को, कि उन्हें कैसे टेम्परेचर में रहना है, कैसे प्रेशर में रहना है, कैसे वाटर सिस्टम में रहना है, उन्होंने उसको एडॉप्ट कर लिया है। इसीलिए इट रिजल्ट्स इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। इसीलिए जो केमल है वो डिजर्ट में पाया जाता है, एंड जो फिश है, मछली, वो पानी में पाई जाती है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हम लोग कुछ टेरेस्ट्रियल, कुछ स्थलीय आवास की बात करेंगे। देखो, स्थलीय आवास में फर्स्ट हेडिंग इज डिजर्ट, मरुस्थल। हमने एबायोटिक फैक्टर देख लिया डिजर्ट का। अबायोटिक फैक्टर में जैसे हमने देखा कि वहां पे डिजर्ट एरिया में क्या है, पानी कम है, पानी कम है, टेम्परेचर ज्यादा है ना, तभी तो ऊंट के पैर लंबे हैं ताकि वो अपनी बॉडी को जलने से बचा सके, राइट। फिर उस प्रकार से हमने एडॉप्टेशन इन द कैमल्स देखा। अब देखो, हमने एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके तो अध्ययन कर लिया, उसकी पढ़ाई हमने कर ली, लेकिन अगर मान लो और सारे एनिमल्स और प्लांट रहते हैं, तो अगर वो डिजर्ट में पाए जा रहे हैं, व्हाट अबाउट देयर एडॉप्टेशन? वो कैसे अनुकूल कर रहे हैं, वो कैसे अनुकूलित हैं उस इन्वायरमेंट में, उस पर्यावरण में। ठीक। तो कुछ हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स की स्टडी करेंगे। लाइक जैसे डिजर्ट एनिमल आप देखोगे, रैट एंड स्नेक। अगर हम चूहे और सांप की बात करते हैं, उनके पास तो लंबे पैर नहीं है जैसे केमल के पास हैं। अब वो उस गर्मी को कैसे सहेंगे, कैसे गर्मी को सहेंगे, आप बताओ। तो जब दिन में इंटेंस हीट होता है, उससे बचने के लिए वो क्या है, दे स्टे इन द बरोज डीप इन द सैंड। वो क्या है, बिल में घुस जाते हैं। ठीक, देखो बिल में वो घुस गए। जब दिन में आखिरकार जब ज्यादा धूप है तो वो बिल में घुस गए, और फिर जब शाम को जब ठंडा है तो वो बिल से बाहर निकल आएंगे। तो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया ऐसे, राइट। हमने ऐसे कुछ जीव जंतुओं का पढ़ लिया। अब हम देखेंगे प्लांट्स कैसे अडॉप्ट कर रहा है। तो प्लांट्स को अगर वाटर मेंटेन रखना है, तो ये क्या करेंगे, जो भी डेजर्ट एरिया में, मरुस्थलीय एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो ट्रांसपेरेशन के माध्यम से, वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी लूज करते हैं। वाष्प उत्सर्जन मैंने आपको बताया था, बताइए ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, कमेंट करके बताइए। अब डिजर्ट प्लांट्स, जो भी मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं, डिजर्ट प्लांट्स हैं, वहां पे जो लीव्स होती हैं या तो नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, या दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, वो कांटों के फॉर्म में होती हैं। आपको दिख रहा होगा कैक्टस का पौधा जैसे आपने देखा है। तो आखिर ये आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर डिजर्ट प्लांट में पत्तियां क्यों नहीं होती हैं या कांटों के फॉर्म में क्यों होती हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि ट्रांसपायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कौन करता है, लीफ स्ट्रक्चर करता है। तो अगर लीफ होगा ही नहीं या बहुत छोटा होगा तो वो
पेड़ पौधों को हेल्प करेगा ताकि वो रिड्यूस कर सके लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, पत्तियों से, थ्रू द ट्रांसपायरेशन। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, आप कैक्टस में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना कैक्टस के प्लांट में, वो क्या है? इनफैक्ट दैट इज नॉट लीफ, दैट इज स्टेम, वो तना है ना, दैट इज नॉट लीफ, दैट इज स्टेम। क्यों है ये फीचर? ताकि देखो डिजर्ट एरिया में पानी कम होता है, अब पेड़ पौधे के पानी कम होता है तो पेड़ पौधे कोशिश करेंगे कि पानी जो है कम लॉस हो उनकी बॉडी से, कुछ तो बचा रहे, तो उनके पास ये फीचर्स होते हैं। ऐसे पेड़ पौधों में जो फोटोसिंथेसिस होती है दैट इज यूजुअली कैरिड बाय द स्टेम्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो ऐसे पौधों में है, अब मान लो पत्तियां होती ही नहीं है तो यूजुअली अगर तना ही पत्ती का काम कर रहा है तो कौन करेगा फोटोसिंथेसिस? तना करेगा। तो अगर यूपीएससी में स्टेटमेंट आ गया कि ऑल द प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस बाय द लीव्स, ऑल द प्लांट्स आ गया तो नो, सम प्लांट्स लाइक कैक्टस आर देयर व्हिच डू फोटोसिंथेसिस बाय द मीनिंग ऑफ स्टेम्स। ठीक है, तो स्टेम जो इनका तना है दैट इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। इनमें एक देखो वैक्सी लेयर भी होता है, आपने बहुत सारे पेड़ पौधों में देखा होगा कि जो तना है वो वैक्सी लेयर से बना होता है, उनके ऊपर वैक्सी लेयर होता है जो हेल्प करता है इन पेड़ पौधों को ताकि वो वाटर को रिटेन कर सके अपनी बॉडी में, जैसे हम नागफनी में देखते हैं। अब इन पेड़ पौधों को क्या है? पानी की जरूरत है। हमने पढ़ा था रूट्स का फंक्शन क्या होता है पेड़ पौधों में कि वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। तो डिजर्ट प्लांट में जो रूट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, बहुत गहराई तक होते हैं ताकि ये जमीन में अंदर तक जाएं और अच्छे से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकें। राइट, मूविंग ऑन। माउंटेन रीजन्स, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र, आप कहीं भी माउंटेनियस एरिया में जाओ, है ना, पहाड़ वाले क्षेत्रों में आप जाओ, तो आप वहां क्यों जाते हो बताओ? ताकि वहां ठंडा मौसम होता है, विंडी एरिया होता है, तो वहां का हैबिटेट हमको पता है कि दैट इज नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। कुछ एरियाज में बर्फबारी भी होती है, स्नोफॉल होती है इवन विंटर के समय में, और वहां पे ढेर सारे प्लांट्स एंड एनिमल पाए जाते हैं माउंटेनियस रीजन में, हमने देखा है। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है वहां पे जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? लुक, ये देखो, ये माउंटेनियस रीजन की ये पत्तियां हैं, है ना, लीव्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री सोन इन फिगर 6.6? मतलब देखो, ऐसा आपने पेड़ देखा है माउंटेनियस एरिया में? अगर आप गए होगे तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा। तो अब देखो, अगर हम जैसे जहां बिलोंग करते हैं वहां तो ऐसे पेड़ नहीं होते हैं, इसका मतलब ये ट्री वहां अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने उस एरिया को, और ये ट्री जो है नॉर्मली कोन शेप्ड में है ना, कोन शेप्ड में है। तो दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड इनकी जो शाखाएं हैं वो क्या है? झुकी हुई हैं। जैसे अगर आपने आम का पेड़ देखा होगा तो शाखाएं उठी हुई होती हैं, है ना, लेकिन इन ट्रीज की जो शाखाएं हैं वो क्या है? झुकी हुई हैं। ये मैंने इस फिगर में दिखाया है। क्यों झुकी हुई हैं? ताकि अगर यहाँ बारिश होती है ना तो आराम से पानी बह के नीचे आ सके। ठीक, और द लीव्स ऑफ सम ऑफ द ट्रीज आर निडल लाइक। अब देखो, इन पेड़ पौधों की जैसे अगर हम माउंटेन रीजन में जाते हैं तो हम देखते हैं उनकी पत्तियां ऐसी हैं, निडल लाइक है। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में क्या है, बारिश के मौसम में क्या है, यहाँ आराम से जो पानी है वो आराम से सड़क के नीचे जा सके। ठीक है, पानी के बहाव को इजीली करने के लिए। अच्छा, पानी के बहाव को इजीली नीचे तक क्यों करने के लिए? आपको पता है ना, वाटर जाएगा नीचे तक, सॉइल में पहुंचेगा, फिर जो रूट है, रूट हेल्प करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और पेड़ पौधे जो है ऊंचाई तक बढ़ते रहेंगे। ठीक, नाउ अब हम लोगों ने जितने भी पर्वतीय क्षेत्र में एनिमल्स देखे हैं, जानवर देखे हैं,
वो भी उस कंडीशन में रहने के लिए एडॉप्टेड हो चुके हैं, उन्होंने अनुकूलन वहां पे अपना कर लिया है। कैसे? जैसे देखो, कुछ हम देखेंगे जानवरों को तो उनकी जो स्किन होती है मोटी होती है, या उनके पास फर होते हैं, ताकि वो पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडा होता है तो ठंडे से बचने के लिए उनके पास क्या होंगी, मोटी स्किन होगी और फर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे याक्स को, याक के पास क्या है, बाल लंबे हैं, दे हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, ताकि वो उनको गर्म रख सकें। स्नो लियोपार्ड की अगर हम बात करेंगे तो उसके शरीर पे क्या है, थिक फर है, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। तो स्नो लियोपार्ड का ये जो थिक फर है उस हेल्प करता है ताकि वो ठंडी से बच सके। एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट, अब इसका जो अब देखो इसके जो फीट है ना स्नो लियोपार्ड के, इनके इवन जो फर होते हैं वो इनके फीट्स पैर में भी होते हैं, ताकि अगर माउंटेन रीजन में, स्नो लियोपार्ड आपको पता होगा कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं, तो कोल्ड टेम्परेचर को सरवाइव करने के लिए इनके पैरों में भी फर होते हैं ताकि ये आराम से चल सकें। अब हम माउंटेन गोट की बात करें तो माउंटेन गोट के पास स्ट्रांग हूप्स होते हैं फॉर रनिंग। जैसे अगर चट्टानों पे जो माउंटेन गोट पाई जाती हैं तो उनके पैर में, यहाँ पे पैर में हूप्स होते हैं। क्या चीज दिखाती हूं मैं, एक मिनट। इसे क्या कहते हैं यार बताओ आप, हूप्स को जो पैर में पाए जाते हैं, नखर कहते हैं उसको, ताकि वो चट्टानों पे चल सकें। ठीक है, फिर जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर तक जाते हैं तो हम देखते हैं सराउंडिंग बदलती जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ हम एडॉप्टेशन देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्नो लियोपार्ड दिखाया, तो स्नो लियोपार्ड में क्या है, थिक फर है। ठीक है, उसके बाद याक, याक में भी देखो थिक फर है। एंड हमने दिखाया माउंटेन गोट। ठीक, नाउ ग्रासलैंड, घास स्थल, ग्रासलैंड की बात करते हैं, है ना। एक जो आपने देखा होगा शेर, शेर और हिरन की बात करते हैं, दोनों ग्रासलैंड में रहते हैं। और शेर क्या है, प्रीडेटर, हिरन तो हर्बीवरस है ना। हर्बीवरस मतलब क्या होता है बताओ आप, जो एनिमल साग खाते हैं ना, साग सब्जी खा के जिंदा रह लेते हैं। हर्ब मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, हर्ब प्लांट्स में अंतर, हर्ब प्लांट, हर्ब एंड ट्रीज में अंतर। जिनको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखें, यहाँ नहीं बताऊंगी मैं एक एक चीज, फिर जरूरत होगी तो जरूर बताएंगे, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। आप इसलिए प्रीवियस वीडियो देखते रहें ताकि आपका कमांड एनसीईआरटी पे डेवलप हो सके। ठीक है, अच्छा आप बताओ, देखो एक ही जंगल में दुश्मन, दो दुश्मन रह रहे हैं, जैसे प्रीडेटर रह रहा है और इसका प्रे। प्रीडेटर मतलब जो खा रहा है, प्रे मतलब जिसको खा रहा है। तो लायन जो है डियर को खाता है, इसका मतलब लायन के पास कुछ होगा कि वो देख सके अपने प्रे को कि कब उसको भोजन अपना चाहिए। एंड प्रे के पास कुछ ऐसा होगा जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, है ना। तो एक जो लायन है हमने देखा है वो फॉरेस्ट में रहता है या ग्रासलैंड एरिया में, घास के स्थल में रहता है। एंड और वो इतना स्ट्रांग एनिमल है कि दैट कैन हंट एंड किल द एनिमल्स लाइक डियर। ठीक है, एक सेकंड। अब आपने एनिमल का कलर देखा है, लाइट ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर होता है एनिमल, हल्के भूरे रंग का। क्यों, देखो जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा बीएसएफ या आईटीबीपी या कहीं के जो जवान होते हैं, या उनकी वर्दी कैसे होती है, सबकी एक ही कलर टाइप की होती है ना, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके फॉरेस्ट एरियाज में। और इसे कहते हैं कैमोफ्लेज।
तो इसी तरीके से जो लायन होता है लाइट ब्राउन कलर का होता है, ताकि इसको जब छिपना हो आराम से, ताकि अगर इसको अपने असली शिकार प्रे की जरूरत हो तो ये आराम से जंगल में रह सके। अच्छा, क्या आपने इनकी आंख को नोटिस किया है? ये मैंने दिखाई है लायन की आंख, और यहाँ पे ये है डियर की। तो देखो दोनों की अगर आप आंख देखो, आईज देखो उनकी, तो क्या आर दे इन द फ्रंट, क्या वो सामने है? जैसे ह्यूमन बींग की आंख क्या होती है? सामने, जैसे हमारी है। और क्या दे आर इन द साइड ऑफ द फेस, क्या वो चेहरे के पीछे है जैसे हिरन की है? लायंस की अगर हम बात करें, लायंस कैसे अडॉप्ट कर लेता है ग्रासलैंड एरिया में रहने के लिए? तो दे हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग। अगर हम उनके सामने के पैर में देखें तो उनके सामने के पैर में नखर होता है। जब देखो नखर क्यों होता है, क्लास क्यों होते हैं? कि जब उनको प्रहार करना हो किसी पे तो आराम से वो प्रहार करते हैं, पैर से भी और मुंह से भी। बट जब इसकी जरूरत नहीं हो तो वो उसको टोस के अंदर, घुटनों के अंदर कर सकें, राइट? जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनके पास क्या है, नखर हैं, लेकिन इसको जब देखो जब जरूरत नहीं है तो भोला भाला बन के सो गया है ना। फिर मैंने वही बताया कि लायन का जो लाइट ब्राउन कलर है दैट हेल्प्स इट टू हाइड इन द ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, ठीक? और जो फ्रंट में फेस है एनिमल का दैट अलाउ करता है अगर कि उस ये जो मतलब जानवरों का जो भी हम आइज के फीचर देख रहे हैं तो सामने ये देख सकते हैं कि कहाँ पे इनका जो है जिसको ये खाना है प्रे, इनका जो भोजन है जिसे हम कहते हैं प्रे, वो कहाँ पे है, उसका ये करेक्ट लोकेशन जान सके। ये तो हमने लायन के फीचर पढ़ लिए। अब हम देखेंगे जो इसका भोजन है जैसे कि डियर, आखिर इसके पास कौन कौन से फीचर्स हैं। तो डियर का हम देखेंगे। तो सी डियर इज अनदर एनिमल जो फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में रहता है। अब डियर के जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्यों? ताकि वो जंगल में जो भी हार्ड प्लांट्स पाए जा रहे हैं ना उनके स्टेम्स को चबा सके आराम से, ठीक? अब देखो अगर हमें पता है कि हमें किसी चीज से खतरा है तो हम कोशिश करेंगे कि हमें उसकी लोकेशन पता हो। अब अगर डियर चाहता है, अगर हिरन ये चाहता है कि उसको प्रेजेंस पता हो अपने प्रेडेटर की, हिरन की आप आंख देखो, जैसे मैंने यहां दिखाया इस फिगर में, इसकी आंख ऐसे क्यों होती है? ताकि जब भी ये अपने प्रेडेटर को देखे ना तो इजिली एस्केप हो सके, भाग सके, एंड उनका प्रे, उनका भोजन वो ना बने। तो और हिरन के कान क्या होते हैं? बहुत लंबे होते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मोमेंट ऑफ प्रेडेटर्स, ताकि वो प्रेडेटर का मोमेंट सुन सके आराम से। अब इनकी जो आंख है, जो आईज है, पार्श्व में जो आईज है वो इन्हें अलाउ करती है कि हर एक डायरेक्शन में देख सके। अभी हम बताएंगे नेक्स्ट कैसे। और स्पीड ऑफ द डियर बहुत तेज होता है, इनकी जो स्पीड होती है दौड़ने की वो बहुत तेज होती है, और ये हेल्प करती है ताकि ये अपने प्रेडेटर से बच के रह सकें। इनका प्रेडेटर कौन है? लायन, जो इनको खा रहा है, जो अपना भोजन बना रहा है, ठीक है? तो हमने लायन के भी फीचर पढ़े, डियर के भी फीचर्स पढ़े, और अदर एनिमल्स और हम प्लांट के फीचर्स पढ़ेंगे जो इनको हेल्प करेंगे एक हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, ठीक है? जैसे ये हमने दिखाया डियर। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ह्यूमन बीइंग हमारी जो आईज है वो एबल है देखने के लिए 180 डिग्री, बट डियर की जो आईज है दैट इज एबल टू सी 300 डिग्री। अच्छा, पूरा एक बार में कोई भी चीज कितनी देखी जा सकती है? 360 डिग्री, लेकिन हम केवल 180 डिग्री ही देख सकते हैं, क्योंकि सर घुमा के तो हम देख नहीं सकते पूरा पीछे का। मतलब हमें जितना अपने आसपास के सामने का दिख रहा है अर्धवृत्त हम बना दे तो उतना 180 डिग्री ही हम देख सक रहे हैं, लेकिन जो डियर है वो 300 डिग्री देख सकता है, तो बचे 60 डिग्री। तो वो कहाँ नहीं देख सकता है? ये देखो इतना, मतलब इस अगर आपको आप प्रेडेटर हो ना डियर के, तो जो भी प्रेडेटर्स होते हैं तो वो अगर उन्हें बचे रहना है तो वो इतने में रहते हैं, 60 डिग्री में, ठीक है? ये मैंने बताया आपको। और 300 डिग्री, ये यहां से यहां तक 300 डिग्री में देख सकते हैं,
है ना। इनका मतलब इनका विजन क्या है, बहुत तेज है। सो ट्राई टू बी डियर। कुछ जलीय आवास, सम एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट में हम देखते हैं, अब देखो हमने स्थलीय की बात कर ली, अब हम देखेंगे जलीय में कैसे जीव जंतु रह रहे हैं एंड हाउ दे आर एडॉप्टेड इन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, ओशियंस, पहले हम समुद्र की बात करेंगे। फिश का हमने देख ही लिया है कि हाउ दे आर एडॉप्टेड टू लिव इन द सी, कि वो समुद्र में कैसे रहती हैं। नाउ मेनी अदर सी एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे समुद्री जीव हैं जिनको हम देखेंगे जिनकी स्ट्रीम लाइन बॉडीज है। स्ट्रीम लाइन मतलब धारा रेखीय। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम लाइन अगर बॉडीज ऐसी हैं तो वो एनिमल को हेल्प करेगी कि वो जो है सी वाटर में एडॉप्ट कर सके, रह सके। तो बहुत सारे जानवरों की स्ट्रीम लाइन बॉडीज होती है दैट हेल्प देम कि वो इजिली वाटर में मूव कर सके। लेकिन बहुत सारे सी एनिमल्स हैं जैसे स्क्विड्स, ऑक्टोपस, जिनके पास स्ट्रीम लाइन शेप नहीं होता है। अब बताओ, अगर स्ट्रीम लाइन शेप नहीं है तो कैसे रहेंगे? वो ओशियन में गहराई में रहते हैं, समुद्र तल में रहते हैं। एंड जब भी कोई प्रे आता है, मतलब ये तो अगर प्रेडेटर क्या हो गया, जो अपना भोजन बना रहा है, प्रे जिसको भोजन बना रहा है, तो कोई प्रे आता है तो ये तुरंत उसको कैच कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें पानी में घूमना होता है ना, जब उन्हें पानी में मूव करना होता है, तो उनके पास ऐसा फीचर होता है कि वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइन, फिर वो ऐसे अपनी बॉडी को कर लेते हैं, जैसे मछली का मैंने अभी दिखाया। सांस ये कैसे लेते हैं? इन एनिमल्स के पास क्या होता है, गिल्स, गलफड़ा होता है, जो हेल्प करता है कि आप ऑक्सीजन का यूज करिए, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, आप उस ऑक्सीजन का यूज करके सांस लेने का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे समुद्री एनिमल्स हैं लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स। तो डॉल्फिन और व्हेल्स, उनके पास तो गिल्स नहीं है, गलफड़ा नहीं है उनके पास। अब वो कैसे करेंगे? अब वो कैसे एयर जो है, एयर को कैसे ब्रीथ करेंगे वो? तो दे ब्रीथ इन द एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल। वे जो है नासा द्वार अथवा वात छिद्रों के माध्यम से, जो उनके हेड के अपर पार्ट्स में होता है, इससे ये श्वसन की प्रक्रिया में जो एयर ब्रीथ की प्रोसेस होती है वो करते हैं। ठीक है, यही नासा द्वार उनको हेल्प करता है ब्रीथ करने में व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और देखो एक फीचर है डॉल्फिन और व्हेल का कि दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। बिना सांस लिए भी वो वाटर के अंदर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। एंड और सांस लेने के लिए वो बाहर आते रहते हैं। ये इनका एडॉप्टिव फीचर है। ठीक है, ये है स्क्विड, एक जानवर है, जलीय जानवर है। इसका शेप तो स्ट्रीमलाइन नहीं है, शेप इसका ऐसे कहाँ है, मछली की तरह, बट ये कर लेता है जब इसको मूव करना होता है वाटर में। फिर मैंने फिश दिखाया, फिश का शेप स्ट्रीमलाइन शेप। और ये जो है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यही है मछली का गिल, गलफड़ा, जो हेल्प करता है कि भाई आप ऑक्सीजन लो, एयर से आपको ऑक्सीजन लेना है जिंदा रहने के लिए, जो डिजॉल्व है वाटर में, ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है वाटर में आप उस ब्रीथ करना है तो आप इसके माध्यम से लो। और वेल जो मछली है, वेल ये कहां से लेती है, ब्लो होल, नसल कैविटी, अभी मैंने जो नासा द्वार बताया। ठीक है, फिर हम तालाब और झील में देखेंगे, पॉन्ड्स एंड लेक्स। जैसे आप टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखोगे, स्थलीय प्लांट में, तो रूट्स मैंने आपको प्लांट वाले चैप्टर में बताया है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, बताओ जड़ के क्या काम होते हैं? जड़ का काम होता है ताकि वो जो पेड़ पौधे हैं उनको वाटर पहुंचा सके, है ना, एंड न्यूट्रिएंट आल्सो। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में हमने देखा है कि रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। कि
स्थलीय क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से पानी को पेड़ पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट में अगर आप रूट्स देखोगे ना, जो जड़ होती है एक्वेटिक प्लांट में, जलीय पौधे में जो जड़ होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है। जड़ क्यों छोटी होती है? क्योंकि देखो, अगर हम स्थलीय में देखें तो रूट्स वहां पे लंबे होते हैं क्योंकि उनका काम होता है पानी को पहुंचाना। लेकिन जलीय पौधे तो खुद जल में रह रहे हैं, खुद पानी में रह रहे हैं, तो क्या वहां पानी की जरूरत है? नहीं। दैट्स वाई उनका जो रूट होता है वो बहुत कम होता है साइज में, और वहां रूट का फंक्शन मेन पानी पहुंचाना नहीं है, वो एज अ एंकरेज काम करते हैं कि वो प्लांट को उसके स्थान पे पकड़े रहे। ये रूट का मेन काम होता है, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हेलो एंड लाइट। हेलो एंड लाइट। अब देखो, इन जो पेड़ पौधों का तना है वो लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर। और इन पेड़ पौधों का जो तना है वाटर के सरफेस तक जाता है, जबकि लीव्स, जो पत्तियां और उनके फूल हैं, वो पानी की सतह पे तैरते रहते हैं। इनका तना पतला होता है बिल्कुल, ताकि हेल्प करे कि आप उन पेड़ पौधों को जो वाटर में रह रहे हैं कि आप उसमें सरवाइव कर सके, आराम से तैर सकें। कुछ एक्वेटिक प्लांट जो है सबमर्ज होते हैं वाटर में, और सबमर्ज का मतलब कि इन प्लांट्स के जो सारे पार्ट होते हैं वो अंडर द वाटर होते हैं। एंड सम ऑफ दिस प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो पत्तियां होती हैं वो नैरो, पतली होती हैं और रिबन लाइक होती हैं। क्यों? देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं ये पानी में, वाटर में पाए जा रहे हैं, है ना, तो इनकी पत्तियां जो है पतली होती है, रिबन लाइक होती हैं, ताकि पानी का फ्लो आराम से हो सके उन पेड़ पौधों में, अगर उन्हें वही कंडीशन चाहिए रहने के लिए तो। और ये जो पत्तियां हैं दैट कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। पानी अगर बह रहा है फ्लोइंग वाटर में तो ये पत्तियां आराम से बेंड हो जाती हैं। एंड लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। और पत्तियां क्या होती हैं? डिवाइडेड होती हैं, जहां से जो वाटर है वो आराम से फ्लो कर सके विदाउट डैमेजिंग द लीव। देखो, इसका मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे स्टेम्स, रूट, लीव्स, एक्वेटिक प्लांट में स्टेम्स, रूट्स और लीव ऐसे पाए जाते हैं जो उनको कंडीशन दे रहे हैं कि आप जो है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह सकिए। इसलिए वहां उसके रूट्स छोटे हैं, स्टेम तना क्या है, पतला है ना, खोखला है, और पत्तियां क्या है, वो जो वाटर करंट चल रही है उससे बचने के लिए उसी की दिशा में क्या है, मुड़ जाती हैं हमेशा, ताकि आप आराम से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करिए। अब जैसे फ्रॉग्स को हम देखें, फ्रॉग को हमने बारिश के मौसम में घर में भी देखा है। यूजुअली दे लिव इन द पॉन्ड्स, ठीक। तो फ्रॉग कहाँ रहता है? दे कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। तो फ्रॉग में हमने देखा है दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। बैक लेग मतलब पश्चपाद, ये हुआ उनका पश्चपाद। ये क्यों होता है फ्रॉग में? दैट हेल्प, कि ये फुदकते भी है ना, तो इनका जो बैक लेग होता है ये हेल्प करता है फ्रॉग को फुदकने में, और एंड इन कैचिंग देयर प्रे, अब ताकि ये अपना भोजन जो है कैच कर सकें। इनकी देखो वेब्ड फीट होती हैं। ये वेब्ड मतलब होता है जाल युक्त पाद उंगलियां। ऐसी क्यों होती हैं? ताकि ये आराम से वाटर में स्विम कर सकें, राइट। एक्वेटिक प्लांट के फीचर दिखाए हैं मैंने। सो वी हैव स्टडीड अबाउट पॉन्ड्स में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, सी में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, डिजर्ट की कंडीशन क्या होती है, फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक। फर्स्ट क्या है? डू ऑल द ऑर्गेनिज्म फूड। क्या सभी जो ऑर्गेनिज्म है उनको भोजन की आवश्यकता होती है? चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे प्लांट्स की तरफ। तो प्लांट्स तो अपना जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बताता है, जैसा कि हमने पढ़ा। एनिमल कैसे अपना भोजन बनाते हैं? या तो एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, है ना, या तो वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। हमने आपको बताया था कि हर्बीवरस, कार्निवरस क्या होते हैं, ये वही तो बता रहा है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जरूर देखें, आधा समझ में नहीं आएगा।
फूड जो ये भोजन है, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है? बिकॉज वी नीड एनर्जी टू ग्रो। अगर हमें ग्रो करना है तो हमें एनर्जी की जरूरत है, एंड फूड जो है वो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है। ठीक है, क्या हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं? देखो, ये है चूजा मुर्गी का, आप देखते हो कि व्हेन हेन लेज एग्स, तो क्या होता है, एग्स बड़ा होके फिर वो मुर्गी बन जाता है। तो इसका मतलब, और ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, क्या ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ कैसे होती है? जब हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल बच्चे होते हैं 2 साल के, बिल्कुल बच्चे होते हैं 1 दिन 1 मिनट 1 घंटे के, फिर 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, फिर 15 साल, एंड नाउ हम बड़े होके मान लो 30 इयर्स हो गए, और ऐसे ही हम बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग ग्रोथ दिखा रहा है। तो क्या लिविंग बीइंग जितनी भी सजीव है वो ग्रोथ दिखा रही है? हाँ। या तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं उस माध्यम से, कुछ जो जन्म देते हैं बच्चों को, है ना। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं? आप बताओ, कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या हम बिना सांस लिए रह सकते हैं? नहीं। तो जब हम इनहेल करेंगे, जब हम सांस ले रहे हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो बाहर की जो हवा है वो आउटसाइड से इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है। लेकिन व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो जो एयर है वो हमारी बॉडी से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाती है। और ये हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्रीदिंग, एंड दैट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। श्वसन प्रक्रिया का पार्ट है ब्रीदिंग। ठीक है, तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, कुछ ऑक्सीजन, एयर का कुछ ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं, और उस रिस्पायरेशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं दैट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी, और हम ब्रीद आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। इस श्वसन की प्रक्रिया में हम बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा होता था। फोटोसिंथेसिस मैंने प्रीवियस में बताया है कि प्लांट्स यूज CO2। फिर हम ब्रीदिंग की प्रोसेस देखेंगे, एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गाय में देखेंगे, बफेलो में देखेंगे, भैंस में देखेंगे, कुत्तों में देखेंगे, कैट में देखेंगे। सिमिलर ह्यूमन है। आप जैसे अगर आप कुत्ते के आसपास जाओ, फिर आप देखोगे जब वो रेस्ट ले रहा है तो आप उनके एब्डोमेन में, पेट के साइड में आप उनके देखना धीरे धीरे स्लो मूवमेंट होता है। ये इंडिकेट करता है कि दे आर ब्रीदिंग, वो श्वसन की प्रोसेस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं वो। तो रिस्पायरेशन इसका मतलब नेसेसरी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हमने प्लांट में देख लिया, ह्यूमन बीइंग में देख लिया, एनिमल्स में देख लिया। एंड ये रिस्पायरेशन इसी श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से होता है कि जो बॉडी हमारी है दैट फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। फिर कुछ एनिमल्स के पास डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो पार्ट है रिस्पायरेशन प्रोसेस का, जैसे अर्थवॉर्म्स। सॉरी, सॉरी, जैसे हम अर्थवॉर्म को देखेंगे, दे ब्रीथ, कहाँ गया यार, तो अर्थवॉर्म दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, है ना। फिश में हमने देखा फिश कैसे ब्रीथ कर रही है, दे हैव गिल्स, उनके पास गलफड़े होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन का यूज कर सकें जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। और ये जो गिल्स हैं, जो गलफड़े हैं उनके, दे एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, उस एयर से जो डिजॉल्व है वाटर में। क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं? यस।
प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किस माध्यम से होता है, वो पत्तियों के माध्यम से होता है। जो लीव्स हैं दे टेक्स इन एयर थ्रू द टाइनी पोर्स, जो पत्तियों के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं वो उनके माध्यम से हवा को अंदर लेती हैं एंड ऑक्सीजन का यूज करती हैं एंड दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, है ना। देन वी हैव लर्न दैट कि सनलाइट में जो है, देखो हमने क्या पढ़ा था पहले कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस है तो प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ताकि वो फूड को प्रोड्यूस कर सके एंड ऑक्सीजन देते हैं। बट वो ऑक्सीजन देते हैं बट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फूड प्रिपरेशन के दौरान, प्लांट जब अपना फूड बना रहे हैं तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है दैट ऑक्सीजन इज मच मोर देन द ऑक्सीजन जिसका वो यूज करते हैं इन द रेस्पायरेशन प्रोसेस। रेस्पायरेशन कब होता है प्लांट्स में? इन द डे एंड नाइट, ठीक है। डू ऑल द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन क्या होता है मैं बता रही हूं आपको। जैसे बाहर से आप आए बिल्कुल धूप से और अंधेरे कमरे में आए, देन यू विल फील समथिंग डिफरेंट। या आप अंधेरे कमरे से अचानक धूप में गए, है ना, तो आपकी आंखें अचानक बिल्कुल चकाचौंध हो जाती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? हमारा जो हमने रिस्पॉन्ड किया जैसे, इसे हम कहते हैं स्टिमुली, ठीक। जैसे यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू द ब्राइट सनलाइट, आप एक बिल्कुल डार्क प्लेस से सनलाइट पे गए तो क्या होगा? आपकी जो आंखें हैं अचानक बिल्कुल बंद हो जाएंगी फॉर अ मोमेंट, जब तक कि वो सराउंडिंग को एडजस्ट न कर लें। एज आई हैव टोल्ड यू, जंगली जीव जंतु जो होते हैं उन पे अगर आप लाइट मारो, टॉर्च लेके आप जलाओ उनके ऊपर, तो आप क्या देखोगे? वहां से वो भागना शुरू करते हैं, है ना। इसी प्रकार से कॉकरोच अगर किचन में होता है और आप किचन की लाइट ऑन कर दो तो कॉकरोच वहां से भागना शुरू कर देगा, अंधेरे में रहने की आदत है, ठीक। कुछ प्लांट जैसे मिमोसा, मिमोसा मतलब छुई मुई, छुई मुई के पौधे को छुई मुई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही आप इनको छूते हो ना तो उनकी पत्तियां क्या होती हैं? क्लोज हो जाती हैं, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू द स्टिमुली, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसका मतलब क्या, जो सभी सजीव हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टिमुली पे? यस, ऑफ कोर्स। फिर हम पांचवा फीचर देखेंगे। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं? हम आपको ये बता देते हैं। कोई भी अगर चीज सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? पहला, दे नीड फूड। दूसरा, उन्हें भोजन की जरूरत होती है। दूसरा, दे ग्रोथ, बढ़ते रहते हैं। दे रेस्पायर, उन्हें श्वसन प्रक्रिया की जरूरत होती है। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। एंड दे एक्सक्रीट, सजीवों में उत्सर्जन। हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है बहुत सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए, उसमें से होता है एक ग्रो, बढ़ने के लिए। जैसे मैंने विटामिन वाले चैप्टर में आपको बताया है इन मोर डिटेल, ठीक। तो क्या जो भी हम फूड खाना खा रहे हैं दैट इज कंप्लीटली यूज्ड? नो, कुछ पार्ट तो हमने यूज कर लिया टू गेन द एनर्जी, लेकिन रेस्ट जो फूड है वो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं किया। अब जो रेस्ट फूड है जो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज नहीं किया, उसका क्या होगा? दैट फूड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्टेज। तो हमारी जो बॉडी है दैट प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस, और कुछ हमारी जो बॉडी है वो वेस्ट प्रोड्यूस करती है। कैसे वेस्ट? आपको पता होगा हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने के, जैसे किडनी क्या करती है हमारी बॉडी में? किडनी एक्सक्रीट करती है ना, जो भी यूज नहीं हुए हैं या खराब सब्सटेंसेस हैं, ताकि हम यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर में जो चीज नहीं पच रही है उनको हम निकाल सकें, है ना, या एक्सक्रीटरी प्रोसेस से हम निकाल सकें उसको। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। यही जो, अगर हम इस वेस्ट से छुटकारा पा रहे हैं, हम वेस्ट को निकाल रहे हैं ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से, तो इसे ही हम कहते हैं उत्सर्जन। क्या प्लांट भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं? यस, लेकिन प्लांट का एक्सक्रीशन आप देखो और एनिमल का देखो वो सेम नहीं है।
क्यों? क्योंकि प्लांट के मैकेनिज्म में देखो कि प्लांट, बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी में, कि वो एक जगह ऐसे स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को ताकि वो पूरे प्लांट को हार्म नहीं करें। और कुछ प्लांट्स जो हैं वो एज ए सिक्रेशन, स्राव के माध्यम से, जैसे कुछ प्लांट होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। जैसे एक वो जो शिवरात्रि में क्या नाम है उसका, वो जो फूल चढ़ता है व्हाइट कलर का, जो दूध सिक्रेट होता है ना, तो कुछ प्लांट जो क्या है एक्सक्रीशन सिक्रेशन के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, जो उत्सर्जन की प्रोसेस है, दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। ये भी हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाना चाहिए। जब हम लोग ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे ना, क्लास 10th की एनसीईआरटी में है, तो हम उसमें एक्सक्रीशन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बेसिक में बता दिया। डू ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? यस। कैसे? मेथड डिफरेंट हो सकता है। जैसे चिड़िया अंडे देती है ना, कुछ एनिमल्स जो हैं उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। प्लांट्स में हम देखेंगे कि प्लांट जो है सीड, एक सीड जो है प्लांट का, वो जर्मिनेट हो गया दूसरे प्लांट में। लेकिन कुछ प्लांट जो हैं वो बर्ड से ही दूसरे प्लांट बन रहे हैं, है ना। क्या हर एक ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? क्या सभी सजीव गति करते हैं? देखो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल को हमने देखा है, यस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट। लेकिन प्लांट्स की हम बात करें, क्या प्लांट मूव करते हैं? यस। प्लांट्स, देखो प्लांट्स मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को जो रूट है, रूट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करे और प्लांट को एंकर्ड करता है सॉइल में। लेकिन प्लांट्स में वेरियस सब्सटेंसेस लाइक पानी, मिनरल, खनिज एंड द फूड, भोजन जो है जो उन्होंने बनाया है, दे मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, वो मूव करता रहता है। क्या आपने और प्लांट में कोई मूवमेंट देखी है? अगर देखी है तो बताइए। जैसे अभी हमने पढ़ा था टच मी नॉट, है ना, छुई मुई का पौधा, हमने उसको टच किया एंड वो क्या बंद कर लिया उसने अपने आप को। तो इसका मतलब उसने क्या किया, मूवमेंट किया कुछ, ठीक। तो हमने ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली कि वो मूव करते हैं, रिस्पायर करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं एंड उनके अंदर ग्रोथ हो रहा है। और क्या क्या पढ़े बताओ आप? देखो ये जिसको नहीं समझ में आया, जैसे कुछ पेड़ पौधे क्या हैं बीज के माध्यम से बड़े होते हैं, कुछ क्या है बर्ड्स के माध्यम से बड़े होते हैं, है ना, कि उनका एक टुकड़ा काट के अगर लगा दो तो भी वो बड़े होने लगेंगे। मेथड अलग होते हैं बट उनके अंदर बड़े होने की प्रोसेस सेम है। मेथड अलग हो रहे हैं बट वो बड़े हो रहे हैं। तो हमने कौन कौन सी देखी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कि वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग, उनको फूड की भी जरूरत है ना। ये सब है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किसी में पाए जा रहे हैं तो क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक। एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि लिविंग बीइंग्स डाई, वो मरते भी हैं। कैसे? देखो क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म अगर एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसी के पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म कब उस एनवायरनमेंट में रह सकता है, इफ दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अगर जैसे मान लो हम क्यों एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी से पापा हैं, उनसे हम हैं, तो मतलब दे हैव रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लेकिन मान लो कोई अगर ऑर्गेनिज्म है और उसने रिप्रोड्यूस नहीं किया, अपने ही प्रकार के रिप्रोड्यूस नहीं किया, बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वन सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली जब वहां पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है ना।
तो हमने देखा कि हर एक लिविंग बीइंग का क्या है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। क्या? उन्हें भोजन की जरूरत होती है, रेस्पायरेशन, श्वसन करते हैं, उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर हम अंधेरे से धूप में जा रहे हैं, अचानक आंखें बंद हो जाएंगी, फिर थोड़ी देर समय के बाद एडजस्ट होकर खुलेंगी, रिप्रोड्यूस करते हैं, हम मोमेंट दिखाते हैं, बड़े होते हैं, मरते हैं। क्या हमने नॉन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक देखा है? हाँ, बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसे आपने देखा होगा कार, बाइसिकल, क्लॉक्स एंड द वाटर, ये सब मूव कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या ये रिस्पायर कर रहे हैं? नहीं। मून को हमने देखा है कि मून जो है दैट मूव्स इन द स्काई। क्लाउड को अगर आप देखोगे तो वो साइज में बढ़ता जाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो। क्या इन चीजों को लिविंग कहा जा सकता है? नो, क्योंकि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो सब कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए लिविंग बीइंग में एक साथ। नॉन लिविंग बीइंग में हम सारे कैरेक्टरिस्टिक एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे, एनसीईआरटी चैप्टर 6 ओवर। आप इसको अच्छे से पढ़ें। बाकी 1 2 3 4 चैप्टर 5, यार मुझे गूगल पे ना चैप्टर 5 और चैप्टर 3 या 4 एक ही दिख रहा है, तो मैंने नहीं पढ़ाया है। आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। उसके पहले जो प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था, विटामिन के बारे में पढ़ा था, डाइटरी फाइबर मैंने बताया था, ये सब ना आप अच्छे से पढ़ते रहें ताकि आपकी एनसीईआरटी पे कमांड आ जाए साइंस की। आई हैव ट्राइड कि मैं एकदम इजी लैंग्वेज में एक एक फिगर से आपको समझा सकूं। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए 8899707570। टेलीग्राम में आप कनेक्ट हो जाइए फॉर पीडीएफ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। So thank you very much for today. That was only.